नमस्कार बच्चों। आज हम छठी कक्षा के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे वसंत का पाठ नंबर 12, जिसे शीर्षक दिया गया है संसार पुस्तक है। इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। यह पाठ एक पत्र प्रकार का पाठ है जिसे नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था। इंदिरा जब हॉस्टल में पढ़ती थी उस समय नेहरू जी 10 वर्षीय इंदिरा को ढेरों चिट्ठियां लिखते और उसके अंदर पृथ्वी की जानकारी, देश की जानकारी और अपनी संस्कृति का परिचय उन्हें करवाते रहते। तो ये सारी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के अंदर संकलित है और उसी में से हमारा यह पाठ लिया गया है। पाठ की बात करें तो इस पाठ के अंदर नेहरू जी अपनी पुत्री को समझाते हैं कि जब पुस्तकें नहीं थी, कोई इतिहास लिखने वाला व्यक्ति नहीं था, उस समय पृथ्वी कैसे बनी और किस तरह से उसका विकास हुआ। देखिए पाठ में क्या कहा गया है। नेहरू जी लिखते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नेहरू जी इंदिरा से कहते हैं, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी-कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। हिंदुस्तान यानी कि भारत है, वो दुनिया का सबसे विशाल देश है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो वह ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यहाँ नेहरू जी इंदिरा जी को समझाते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने देश का नहीं, दूसरे देशों का भी ज्ञान रखना चाहिए, उनकी भी संस्कृति से तुम्हें परिचित होना चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं यानी कि आज़ाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे। यानी इंदिरा से कहते हैं नेहरू जी कि तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी होगी तब दुनिया का हाल किताबों में तो पढ़ोगी ही। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में न मिलेगा। यानी कि नेहरू जी हमेशा अपनी पुत्री से यही बातें करते हैं कि तुम हमेशा इतिहास की पुस्तकें पढ़ो, लोगों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करो और इससे तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगी। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। हम जानते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर पहले कोई न जीव जंतु था न मनुष्य था। तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी यह पृथ्वी है जिस पर कोई भी आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी, यानी जीवित हो, जीव जंतु हो, ऐसी भी कोई चीज इस धरती पर न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है
उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। हम सोच भी नहीं सकते कि जब पृथ्वी पर कुछ न हो, न जीव जंतु न मनुष्य। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। इतनी गर्म धरती थी कि उस पर कोई भी सजीव नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर हुआ होगा कि जब धरती बेहद ही यानी एकदम ही गर्म हो। तुम इतिहास की नेहरू जी कहते हैं तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? यानी कोई मनुष्य ही न था तो किताबें भी कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यानी हम विचार करें और पुराने ज़माने में वैसा ही हुआ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। नेहरू जी कहते हैं कि भले ही उस समय की किताबें नहीं हैं, लेकिन जो वस्तुएं हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। यानी नदियों से, जंगलों से, समुद्र से हमें पहले के समय की थोड़ी बहुत जानकारी उसे देखकर ही मिल जाती है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यानी नेहरू जी कहते हैं कि हमें खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहिए, किसी और की पुस्तक पर अंदाज़ा या फिर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। कोई पत्थर जो किसी अलग अलग आकार का बन चुका है, उसे देखकर तुम अंदाज़ा लगाओगी कि यह आकार का पत्थर यहाँ कैसे पहुँचा। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा, उसे हम कहेंगे रोड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम उसे पढ़ना चाहो या फिर तुम्हें पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी ज़बान यानी कि कोई भाषा सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ पाओगे। लेखक कहते हैं कि प्रकृति के भी अपने अक्षर होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, यानी कि प्रकृति भी हमें अलग अलग जगहों पर बहुत कुछ सिखाती है, वह तुम्हें सीखना होगा। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, रोड़ा यानी कि पत्थर, मैंने पहले कहा, उसी तरह कोई चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? यह कैसे
गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि कोई भी चमकीला पत्थर हम देखते हैं तब हमें लगता है कि इतना छोटा, इतना चमकदार कैसे बन गया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। कहते हैं कि कोई भी पत्थर का टुकड़ा आप तोड़ेंगे तो वो एकदम स्मूथ यानी एकदम चमकीला ऐसा नहीं होगा। तो लेखक कहते हैं कि तुम्हारे सामने ये टुकड़ा पड़ा है पत्थर का, वो इतना चमकीला, इतना गोल कैसे हुआ, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। यानी पत्थर का जो चमकीला टुकड़ा है, रोड़ा है, वो हमें अपना इतिहास बताता है कि मैं भी पहले किसी चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे हम नोक कहते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં એને અણી કહીએ। जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। यहाँ रोड़ा अपनी बात कहता है कि मैं भी पहले चट्टान का टुकड़ा था, उसमें कटा और धीरे धीरे बारिश के पानी से मैं पहाड़ से नीचे गिरकर एक नाले में गया। नाले से मैं सीधा छोटे से दरिया यानी कि समुद्र में पहुंच गया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। यानी कि दरिया में मौजे आते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर वो लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। जैसे जैसे पानी के साथ यहाँ वहाँ वह लुढ़कता रहा, उसके किनारे हैं वो घिस गए और एकदम चमकदार पत्थर के रूप में वह उभर आया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। छोटे से कंकड़ हमें समुद्र के किनारे मिलते हैं, वह इसी तरह से बने होते हैं। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। यानी पानी के साथ कभी कभी दरिया उसे यहाँ पर छोड़ गया है और इसे तुम पा गई हो। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। यानी जो पत्थर तुम्हें दिखाई दे रहा है वह अभी भी दरिया में रहा होता, यहाँ वहाँ लुढ़कता होता तो और भी छोटा हो जाता और बालू का कण बन जाता। बालू यानी कि जिसे हम रेत कहते हैं, वह रेत जो समुद्र के किनारे हमें दिखाई देती है वह बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। यानी कि समुद्र के किनारे बालू यानी कि रेत का एक टीला बन जाता। वैसे ही वह भी उस टीले में शामिल हो गया होता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस बालू से, उस रेत से खेलते हैं और घरौंदे यानी अपने घर उसमें बनाते हैं। हाँ, अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। नेहरू जी कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक रोड़ा आया, उसने अपना इतिहास बताया तुम्हें और तुम समझ गई। उसी तरह ये बड़े बड़े पहाड़ किस तरह से बने हैं, ये नदियाँ जिसका मोड़ आगे जाकर वहाँ से पत्थरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो ये पत्थर कैसे कटे, ये सारी बातें तुम्हें प्रकृति से पता चल सकती हैं।